दोस्तों ये तस्वीरें हैं असंध के गांव कुरलन की। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बीएसपी प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। एक सभा का आयोजन किया गया है, सारी तस्वीरें दिखाएंगे और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख सकते हैं किस तरह से गाँव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। दोस्तों आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास विजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों हम पहुंचे हैं असंध के गांव कुरलन में, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी यहां पहुंचे हैं और भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में कुरलन के जो निवासी है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और जोरदार स्वागत किया जा रहा है बीएसपी प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह का। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। हम चाहेंगे दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको बता दें यहाँ पर लड्डुओं से भी तोला गया है इंद्रजीत सिंह को। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे को संविधान में आजादी दे रखी है वोट डालने के लिए, और आप लोगों ने पता है, आप खुद समझदार हो। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, अस्पताल का आयोजन करने की है मेरे गाँव की तरफ से, उसको भारी पहुंच से विचार करने के लिए आज आपके बीच में करना ईमानदार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई इंद्रजीत नवजोत जी आपके बीच में आए हैं। आप सबने उनको भारी से भारी मतों के साथ यहाँ से जिताकर भेजना है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी सभी पार्टियों में सभी बाहर से आए हैं। बहन मायावती ने चुनिया चुनकर आपके बीच में भेजा है, जो एक किसान का बेटा है, गरीबी को समझता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। मैं दो ही बातें भाई साहब के बारे में बताना चाहूंगा आप सभी को कि कौन इस टाइम से ही राजनीति में है और इनका परिवार सदा इनेलो पार्टी से जुड़ा रहा। जब इनेलो में फूट पड़ी तो इन्होंने देवी का दामन थामा, दुष्यंत चौटाला के साथ ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता करते थे। संदेश कार्यक्रम के सदस्य थे। इनकी बिटिया वार्ड नंबर 22 से आप सभी ने भारी मतों से जाकर भेजी थी। जैसे ही किसानी आंदोलन चला तो इन्होंने अपने जेडीपी के प्रदेश कार्यालय के सदस्य इस्तीफा दिया और अपनी बिटिया का जिला पार्षद इस्तीफा दिलवाया। किसानों के बीच में जाकर बैठ गए। अगर ये चाहते तो 4.5 साल सरकार रोक सकते थे। ये सरदार इंद्रजीत आपके बीच में आया है, ये कला नहीं है। आप सभी ने अपना को सरदार इंद्रजीत समझना है और जहां की रिश्तेदारी है वहां आपने फोन लगाना है। तो फोन से काम न चले तो आप दफ्तर में दिलवाने जाना है। आपने ग्रोविंग चार्ज हमने 10 गांवों में हमने प्रचार के लिए जाना है, वो व्यवस्था आपकी हो जाएगी। और उर्ला में दिलवाना तो कोई अंदर ही नहीं है। जनमानस से बन गया, सब लोग बोलने से बन गया। जब तक भारत की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं होगा, हमारे कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जितने भी एमपी यहाँ से बने हैं सारे बाहर के बने हैं, खाते हमारा थे और विकास अपने जी जमा करते थे। तो भाई साहब मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है। दूसरी बात, दोनों ही पार्टियां संविधान के विरोध में चल रही है। बिल्कुल आप तस्वीरों में देख सकते हैं जितना बीएसपी प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह का वजन है उतने ही वजन के लड्डुओं से इंद्रजीत सिंह को तोला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आज मेरे गांव कुरलन में गुरु रविदास मंदिर में बैठे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरा आपके सामने सर झुकता है। मैं सर झुका के सबको जय भीम जय भारत कहता हूँ।
जब 2016 में मैं जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त भी आपके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे, लेकिन आपने सभी चैलेंजों को एक किनारे करके और एक तरफा जीत दिलाई थी। पहले तो मैं 2016 वाली जीत का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जो मैंने आज देखा, मेरे जलमाना से निकलने के बाद ही रास्ते में मोटरसाइकिल इतना स्वागत और ये सब कुछ आपका इतना हौसला देख के मेरे को ये लग रहा है कि इस बार कुरलन गांव से, मेरे गांव से, कुरलन गांव से पहले से 2016 वाले भी रिकॉर्ड टूटेंगे और उससे भी 1.5 गुना वोटें आएंगी, मेरे को ये आभास हुआ। समय का अभाव है, एरिया लंबा चौड़ा है, पूरा परिवार 10-12 टुकड़ियों में कोई किधर प्रचार कर रहा है। तो मैं कहता हूं मैं भाषण ना दूं, सरकार के मुद्दों की बात करें। बड़ी भांति आप सब जानते हैं, आप भी भुगतभोगी हैं और मैं भी भुगतभोगी हूं। इन दोनों सरकारों को आप देख चुके हैं, इन्होंने किसी वर्ग को भी नहीं बख्शा। बात तो आप फिर कहें कि इन्होंने किसी एक के साथ जाति की हो या दूसरे को छोड़ा हो, इन्होंने तो किसी वर्ग को छोड़ा ही नहीं। इन्होंने किसानों की 1.5 साल दुर्गति कर दी। अब इलेक्शन है और इतना अहंकार है इनमें, इलेक्शन के चलते भी इन्होंने किसानों को सड़कों पे बैठाया हुआ है और रोने के लिए मजबूर कर रखा है। और इन्होंने मजदूरों को नहीं बख्शा। इन्होंने सरपंच भाई जब अपना अधिकार मांगने गए तो उनकी बात तो क्या सुननी थी, उनको भी लाठियां मारी और जेलों में फेंका। इनके सामने जब आशा वर्कर हमारी बहनें गई तो उनकी भी बात सुनने की बजाय इन्होंने उनको भी लाठियां मारी और उनको भी बसों में भर के जेलों में भरा। और तो और इन्होंने जब हमारी जो पहलवान बहनें थी, जब उन्होंने अपनी बात, अपना हक मांगा तो उनको भी इन्होंने हर हद पार कर दी। उनको बालों से पकड़ पकड़ के सड़कों पे घसीटा और जेल में बंद किया। तो इन्होंने किसी वर्ग को भी नहीं बख्शा। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि बदलाव की बहुत जरूरत है। जो हालात इन्होंने देश के कर दिए हैं, अगर ये दोबारा आ गए तो ये देख लेना आप भूखमरी जैसी स्थिति पैदा कर देंगे। क्योंकि आपने नोटबंदी में देखा था, आपने कोरोना काल में देखा था, कुछ तो दिक्कतें थी लेकिन उसको 10 गुना इन्होंने जानबूझ के किया था कि जो गरीब है और गरीब हो जाए। आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, जो छोटा दुकानदार है वो दुकानदारी छोड़ने को मजबूर है। बहुत से जो छोटे दुकानदार हैं वो सुबह जाके दुकान खोलते हैं तो शाम को बिना बोनी करे वापस आ जाते हैं। और जो छोटा किसान है, इन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो छोटा किसान भी बांह खड़ी कर देगा। वो भी कह देगा भी मैं खेती नहीं करता, मैं तो खेती छोड़ने को मजबूर हो गया। और यहाँ तक मेरी भी आड़त की दुकान है, आप में और भी बहुत सारे साथी आड़ती बैठे होंगे। इन्होंने आड़तियों के भी ऐसे हालात कर दिए हैं कि आड़ती मजबूरी में दुकानें खोल के बैठे हैं। अगर इन्होंने ऐसे ही ये सिस्टम चालू रखा तो वो दिन दूर नहीं, 2 सालों के अंदर आड़ती भी अपने शटर नीचे गिरा देंगे और मंडियां बंद हो जाएंगी और मंडियों में भी आवारा जानवर घूमा करेंगे। तो मैं कहता हूं इन्होंने सिर्फ जो 10% भी ना कहो, सिर्फ 2 ही आदमी हैं जिनके पूरे देश की पूंजी, पूरे देश का व्यापार उन 2 आदमियों को दे दिया।
उन दो आदमियों के सामने पूरे देश को गुलाम करना चाहते हैं। और इन्होंने 90% जो पब्लिक है, जनता है, वो एक साइड में और सिर्फ 10 घराने इन्होंने रखे हुए हैं और पूरी जो देश की पूंजी है वो 10 घरानों को दे रखी है। और जो कारोबार है पूरे देश का वो भी 10 घरों को ही चाबी पकड़ा रखी है। तो इस बार जो 2024 का इलेक्शन है ये कमेरे वर्ग और लुटेरे वर्ग के बीच में है। कमेरे वर्ग में SC BC भाई और अल्पसंख्यक जिसमें सिख आते हैं। भाई साहब 2 मिनट रुक जाते, सारे ना माहौल 5 मिनट रुक जाते, आप फिर बुलाते। तो जिसमें अल्पसंख्यक आ जाते हैं। ये कमेरे वर्ग की और लुटेरे वर्ग की लड़ाई है। अगर देश को बचाना है तो पूरे कमेरे वर्ग को इकट्ठा होना पड़ेगा, कंधे के साथ कंधा मिलाना पड़ेगा और इनको लुटेरे वर्ग को यहां से खदेड़ना पड़ेगा। और एक जो करनाल लोकसभा की बात करें तो बड़े लंबे समय से करनाल लोकसभा में बाहरी कैंडिडेट आए हुए हैं और जब बाहरी आदमियों को ये टिकट देते हैं तो फिर बाहरी ही यहाँ से MP बनते हैं। और जो बाहरी MP बनता है तो वो फिर करनाल लोकसभा के साथ एक सौतेली माँ जैसे, एक बच्चे के सामने सौतेली माँ जो व्यवहार करती है वो ये जो बाहर के MP बनते हैं वो हमारे साथ करते हैं। और उसका उदाहरण भी है कि पूरे भारत देश में कोई भी ऐसी लोकसभा नहीं है जहां 5 टोल प्लाजा हो। और यही कारण है कि यहाँ हमेशा बाहर के MP बनते रहे और वो हमारे को लूट लूट के ले जाते रहे, कभी उन्होंने करनाल लोकसभा की सुध नहीं ली। तो इस बार फिर बड़ी उम्मीद लगाई थी लोगों ने कि कांग्रेस भी जो है वो यहाँ के लोकल कैंडिडेट को टिकट देगी, लेकिन उसने भी बाहरी को टिकट दे दी। जैसे ही उसने बाहरी को टिकट दी तो उसको किसी ने कैंडिडेट ही नहीं माना, उसको डम्मी कैंडिडेट माना। तो उसी वक्त नरेंद्र मराठा जी उसी कांग्रेस में से निकल के अलग हो गए और उन्होंने भी नॉमिनेशन भर दिया और वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो साथियों, अगर एक कुनबे में से, एक परिवार में से 2 सरपंच खड़े हो जाएं तो कभी वो जीतते नहीं, हमेशा हारते हैं। और इस बार कांग्रेस के भी एक घर में से 2 कैंडिडेट खड़े हैं और कांग्रेस वाले कैंडिडेट की भी पूरी दुर्गति होने वाली है। और जहां तक रहेगी बीजेपी की बात, बीजेपी वाला जो हमारा पूर्व CM है उसने 9.5 साल CM रहने के बाद भी पब्लिक का, अपनी विधानसभा का, अपने हरियाणा का कुछ भी काम नहीं किया। उसने जैसा किया था वैसा वो आज भुगत रहा है। ये कहावत भी है, जैसा कोई बोएगा वैसा काटेगा। एक आदमी 9.5 साल CM रहा हो और आज वो आम गांव में जाए तो पब्लिक उसको गांव में ना घुसने दे, उसको खिड़की भी ना खोलने दे। इतनी फोर्स साथ में होने के बाद भी उसको कोई गांव में नहीं घुसने देता। तो अगर उसने काम किया होता तो मैं कहता हूँ 9.5 साल CM रहने के बाद आदमी अपने घर बैठ जाए, दफ्तर में बैठ जाए और सिर्फ फोन ही कर दे तो मेरे ख्याल वो लोकसभा का इलेक्शन बड़े आराम से जीतना चाहिए था। लेकिन एक बात बता दूं, मैं जितनी जगह गया हूं मेरे को तो एक ही बात सुनने को मिली कि मनोहर लाल खट्टर की तो यहां से जमानत जब्त कराएंगे। साथियों, मैं तो इन बातों से हटके एक बात और भी कहूंगा। यहां से बाहरी कैंडिडेट आते रहे और आपको जब भी उनकी जरूरत पड़ती थी, अगर वो इससे जो पिछला हमारा MP था वो अमृतसर का था, किसी को भी कोई काम की जरूरत पड़ती थी तो या अमृतसर जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था। तो हम तो सारी बातें भूल जाएं, मुद्दों की बातें भूल जाएं, हर बात को भूल जाएं। आपके तो गांव का कैंडिडेट है, आपके बीच का कैंडिडेट है। जलमाना और कुरलन 2 गांव नहीं है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर मेरे को आपने सेवा का मौका दे दिया तो आपको जलमाने तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुरलन में ही मेरा दफ्तर होगा, कुरलन में ही आपके सारे काम होंगे। तो मैं तो एक ही उम्मीद के साथ सबके सामने हाथ जोड़ता हूं कि आपके जहां जहां भी रिश्तेदार हैं, पूरा पानीपत जिला, पूरा करनाल जिला,
जहां जहां भी आपका भाईचारा है, रिश्तेदार है, बड़ा बढ़िया साधन है। आजकल हर एक के घर में फोन है और आपने जितने भी आपके फोन में नंबर हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 मिनट रुक जाओ भाई। जितने भी आपके फोन में नंबर हैं और जितने भी घर में अपन डायरी रखते हैं उसमें नंबर होते हैं, और वो नंबर हमारे अपनों के होते हैं, रिश्तेदारों के होते हैं, अपने यार प्यारों के होते हैं। तो आपने जितने नंबर डायरी में हैं आपने सबको कॉल करनी है और एक ही बात कहनी है, भाई हम खुद खड़े हैं, हमारे गांव का खड़ा है, हम खड़े हैं। और जितने आपके मोबाइल में नंबर हैं आपने उन सबको भी कॉल करनी है, फोन करना है और हाथ जोड़ के आपने उनसे वोट मांगने हैं। और अगर आपके कोई फोन से मान जाए तो बड़ी बढ़िया बात है, अगर कोई ना माने तो जितने पंपलेट हैं, मेरा नंबर है वहाँ, उस नंबर पे आप कॉल करना, हमारे को बताना। तो फिर अगर मेरे को भी जाना पड़ा तो मैं उस भाई के हाथ जोड़ लूँगा, पैर पकड़ लूँगा। मैं कहता हूँ एरिया लंबा चौड़ा है, मैं आज आया हूँ, शायद अब इलेक्शन तक मैं दोबारा गांव में ना आ पाऊँ, तो आपने खुद अपने आप को, पूरे गांव कुरलन ने खुद कैंडिडेट समझना है और खुद इंद्रजीत समझना है। आपने खुद कैंडिडेट बनके जहां तक भी आपका जोर चले, आपने 25 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाना है। और एक मैं आपको और बधाई देता हूं कि जो आपका ईवीएम में निशान आया है वो भी पहले नंबर पे आया है और पहले नंबर पे ही आपने उसको रखना है। तो मैं खास करके बहुजन समाज पार्टी वाले साथियों से कहना चाहूँगा, आप बड़े लंबे समय से पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, पार्टी को अपने खून पसीने की कमाई से सींच रहे हैं और आप एक अपने महापुरुषों की विचारधारा से जुड़े हैं। तो इस बार आपके महापुरुषों ने आपकी सुन ली है और इस बार आपका एमपी एक तरफा लहर में जीतने जा रहा है साथियों। और ये जो 10 दिन हैं ये आपने गंवाने नहीं, इनमें आपने ये 10 दिन पूरे खुद कैंडिडेट बनके इलेक्शन लड़ना है। आपका जो 30 साल पीछे आपकी तपस्या रही, आपकी मेहनत रही, इसमें उसका फल आपको मिलेगा और जो आपका आने वाला भविष्य है उसका फल भी इन्हीं 10 दिनों में मिलेगा। आपकी पिछली तपस्या भी कवर होगी और आने वाला भविष्य भी इन्हीं 10 दिनों में छुपा हुआ है। ये 10 दिन आपने खोने नहीं, आपने पूरा जितना जोर लगे आपने अपने कैंडिडेट को जिताने पे जोर लगाना है साथियों। तो मेरे को पहले भी, मैं कुरलन गांव ना कहूं, मेरे गांव पे मेरे को पहले भी बहुत ज़्यादा मान और सम्मान था और आज का माहौल देख के मेरा और ज़्यादा हौसला बढ़ा है। मैं ये उम्मीद रखता हूँ शायद मेरे जलमाने में भी मेरे को कमी रह सकती है और यहाँ कुरलन वाले गांव मेरे से ये कमी नहीं रहेगी। मेरा कुरलन गांव टॉप पे जाएगा। और आज आपने लड्डुओं से तोला, इतना ज़्यादा मान सम्मान मेरे को दिया और तन मन और धन वाली बात कसर भी आपने नहीं छोड़ी। मैं सभी साथियों का, जिन्होंने मेरे को फूल मालाओं से और मेरे साथियों का स्वागत किया, मैं अकेले साथी का, पूरे कुरलन गांव का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और सिर झुका के जय भीम जय भारत बोलता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात सुनी, मेरा सर आपके चरणों में झुकता है। जय भीम जय भारत जय मान्यवर काशीराम।